नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग बिहार बोर्ड 12th क्लास फिजिक्स का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपको बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्न है उसको हम लोग करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसको जो है अच्छे से देखेंगे और ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का कराने जा रहे हैं। आप इसको मिस ना करेंगे और बेहतर तरीके से आप इसको रट के जाएंगे। बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि दो समान धनावेश बिंदु दो समान दो समान बिंदु धनावेश बिंदु आवेश जिसमें प्रत्येक पर 1 ओम आवेश है को 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है। इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। मतलब इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, इसके बारे में मेरे प्यारे बच्चों जब आप निकालेंगे तो इसका जो दो समान अगर धनावेश है, दो समान अगर धनावेश है जिसमें प्रत्येक पर क्या है 1 म्यू कुलम्ब आवेश दिया गया है और इसकी जो दूरी दी गई है वो 1 मीटर दूरी पर वायु में रखा जाता है। दोनों को 1 मीटर दूरी पर वायु में रखा जाता है। तो इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों आप अगर पढ़े होंगे तो 9 गुने 10 के पावर -3 जूल इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, नंबर 2 में 2 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है? मतलब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों धारिता का जो मात्रक होगा वो होगा कुलम्ब बटा वोल्ट मीटर या कुलम्ब वोल्ट प्रति वोल्ट मीटर। आप ऐसे भी इसको याद रखते हैं कुलम्ब प्रति वोल्ट मीटर या इसको बोल सकते हैं कुलम्ब बटा वोल्ट। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगला 3 नंबर प्रश्न है कि किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। मतलब प्रश्न कह रहा है कि किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक कहता है कि प्लेट की आकृति पर, दूसरा कहता है प्लेट के आकार पर, तीसरा कहता है प्लेट के आवेश पर और चौथा कहता है प्लेट के बीच की दूरी पर। तो मेरे प्यारे बच्चों किसी भी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, वो करती है प्लेट के आवेश पर। किस पर? प्लेट के आवेश पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिएगा 4 नंबर आपका, किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होगा। मतलब कह रहा है कि किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होगा तो क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप पढ़े होंगे तो इसका आंसर होगा सतत के लंबवत होगा। किसी भी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर आवेश विद्युत क्षेत्र जो होगा वो क्या होगा? सतह के लंबवत होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है 5 नंबर की यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होगा? चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होगा? तो चालक के अंदर का जो क्षेत्र होगा मेरे प्यारे बच्चों वो शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 6 नंबर कहता है कि विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेश के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? मतलब विपरीत आवेश, विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेश, विपरीत चिन्ह का है दो बिंदु आवेश के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो मेरे प्यारे बच्चों पहला इसमें दिया गया है कि स्थितिज ऊर्जा हमेशा क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। तो ये बात जो कहा गया कि स्थितिज ऊर्जा क्या होते हैं? हमेशा ऋणात्मक होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा यही होगा, ये तीनों नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। स्थितिज ऊर्जा हमेशा क्या होते हैं? ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर कहता है कि गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, मतलब गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो गॉस का जो नियम कहता है उसके अनुसार आवेश के क्या होगा? समानुपाती होगा। संलग्न आवेश के क्या होंगे? संलग्न आवेश के समानुपाती होंगे। मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न देखिएगा,
8 नंबर है, इसमें कहता है कि किलोवाट घंटा मतलब KWH, इसका शॉर्ट में बोला जाता है KWH का मात्रक है। तो किलोवाट घंटा का मात्रक क्या है? तो किलोवाट घंटा मात्रक है किसका? ऊर्जा का। किसका है? ऊर्जा का किलोवाट घंटा जो है मात्रक है। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 9 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? मतलब निम्नलिखित में कौन सा ऐसा नियम है जो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर क्या है? आधारित है। इसमें ऑप्शन दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, एम्पियर का नियम, ये तो होगा नहीं। फैराडे का विद्युत अपघटन नियम, ये भी नहीं होगा। उसके बाद इसमें कहा है लेंज का नियम, तो लेंज का नियम मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर है क्या? लेंज का नियम। अगला प्रश्न देखिएगा कि जब किसी एमीटर को संट किया जाता है तो इसकी माप सीमा, मतलब कोई भी एमीटर है अगर उसको हम संट करेंगे तो इसकी माप सीमा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका माप सीमा जो है, कह रहा है कि इसकी माप सीमा जो है बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। अगला प्रश्न देखिएगा कि चुंबकशीलता का विमीय सूत्र क्या होता है? चुंबकशीलता अगर आप पढ़े होंगे तो चुंबकशीलता का विमीय सूत्र क्या होता है? तो चुंबकशीलता का जो विमीय सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है ML T−2 A−2। मतलब इसका आंसर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों ए होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें टाइप म्यू नॉट बाई, अच्छा इसमें जो लिखा गया मेरे प्यारे बच्चों वो लिखा गया कि रूट अंडर म्यू नॉट, मतलब इसके बाद रूट म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है? तो एप्सिलॉन बाय म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है? तो इसका जो मेरे प्यारे बच्चों मात्रक होगा, जैसे इसमें करना क्या होगा कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पहले आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर जो होगा ओम होगा। क्या होगा? ओम होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 13 नंबर है कि यदि किसी चालक कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरे की संख्या अगर बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्राहिता, सुग्राहिता मतलब संवेदनशीलता क्या होगा? तो इसकी संवेदनशीलता जो है बढ़ जाती है। क्या होता है? बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि उदासीन बिंदुओं पर बी बराबर क्या? चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब बी का जो अर्थ होता है, बी का मतलब होता है, इसमें लिखा गया चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बी एच का मतलब लिखा गया पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कह रहा है कि इसका मतलब उदासीन बिंदु पर क्या होगा? तो ये होगा बी बराबर बी एच, मतलब इसका आंसर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों बी होना चाहिए। हमको लग रहा है कि ये मेरे प्यारे बच्चों इसका जो आंसर होगा, इसमें गलत टाइप हो चुका है सी, इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, बी बराबर 0 होगा। इसका आंसर बी बराबर 0, ऊपर नीचे हो गया था ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा कि यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान अगर 10 एम्पियर है तो इसका वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा? वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों अगर यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा का अगर शिखर मान 10 एम्पियर है तो इसका जो वर्ग माध्य मूल मान है वो हो जाएगा 7.07 एम्पियर। अगला प्रश्न देखिएगा 16 नंबर कि शुद्ध विद्युत प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान क्या होता है? तो शक्ति गुणांक को जो मान होता है 0। क्या होता है आंसर? 0। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा, मतलब केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कलांतर होता है। अगर मेरे प्यारे बच्चों केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा अगर परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच अगर कलांतर पूछे तो मेरे प्यारे बच्चों इसका कलांतर 90 डिग्री होता है। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें कहता है कि अनुनाद की स्थिति में एलसीआर परिपथ की आवृत्ति क्या होती है? अगर अनुनाद की स्थिति में पूछे एलसीआर परिपथ की आवृत्ति क्या होती है तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो आंसर होगा 2 पाई
टू पाई इंटू रूट अंडर 1/LC होगा। इसका आंसर बी होगा। ऐसे ऑप्शन में आपको सी दिख रहा होगा, इसका आंसर बी होगा ये। अगला प्रश्न है कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में, मतलब एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, उसके द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होती है। धारा का जो मान होगा प्राथमिक कुंडली के तुलना में होगा तो मेरे प्यारे बच्चों कम होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। ये आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़ना था, 12th में भी आप पढ़े होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है बताइए। इसमें ऑप्शन दिया गया वक्रता के केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता के केंद्र तथा अनंत के बीच, या ध्रुव तथा फोकस के बीच। तो इसका जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों ध्रुव तथा फोकस के बीच होगा, मतलब सी आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। 21 नंबर देखिएगा कि यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण अगर 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग है, माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? तो इसको अगर आप जैसे 30 डिग्री अगर क्रांति कोण दिया गया है तो इसका जो माध्यम में वेग होगा 1.5 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न देखिएगा कि दो आवेशों के बीच की दूरी अगर आधी कर दी जाए, दो गो आवेश है उसकी बीच की दूरी को अगर आधी कर दी जाए तथा एक आवेश को भी आधा कर दिया जाए तो दोनों के बीच लगने वाला बल पहले की अपेक्षा हो जाएगी। तो पहले की अपेक्षा जो होगा 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि एक अगला प्रश्न देखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर V के अधीन विराम से त्वरित करने पर इसकी चालक क्या होगा? तो इसकी चालक जो होगा रूट अंडर वेग के समानुपाती होगा। क्या होगा? रूट अंडर V के समानुपाती होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 24 नंबर कहता है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश होता है वो होता है 6.67 गुने 10 के पावर 11 कुलम्ब प्रति केजी। मतलब इसका आंसर जो होगा डी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि संधारित्र के समानांतर संयोजन में, संधारित्र के समानांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि समान रहती है? कौन सी राशि समान रहेगी? इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए मेरे प्यारे बच्चों। एक दिया गया आवेश, दूसरा दिया गया ऊर्जा, और तीसरा दिया गया विभवांतर, चौथा दिया गया धारिता। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो आंसर होगा वो होगा विभवांतर। क्या होगा? विभवांतर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है 26 नंबर की वायु में दो धनावेश के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा? तो इनके जो मतलब अगर दो धनावेश के बीच है, अगर उसमें कह रहा है कि परावैद्युत पदार्थ अगर रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा? तो उसका जो मान होगा वो घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि 0.2 म्यू कुलम्ब के दो बराबर तथा विपरीत आवेश के बीच की दूरी अगर 3 सेंटीमीटर है तो इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा मेरे प्यारे बच्चों जब इसको निकालिएगा तो 12.0 गुने 10 के पावर 8 कुलम्ब मीटर होगा। इसका आंसर डी होगा।
अगला प्रश्न है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर, एक बंद पृष्ठ के भीतर एन वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, एन वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो कुल विद्युत फ्लक्स जो है मेरे प्यारे बच्चों शून्य होगा, जीरो होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि समान आयाम एवं समान तरंगदैर्घ्य की दो प्रकाश तरंगे अध्यारोपित की जाती है, परिणाम तरंग का आयाम महत्तम होगा जब उनके बीच कलांतर है। तो जब उनके बीच कलांतर क्या होगा? आयाम महत्तम कब होगा? जब उनके बीच कलांतर जो है मेरे प्यारे बच्चों जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। आंसर ए होगा। अगला प्रश्न 30 नंबर है कि ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुवण तल के बीच कोण है। मतलब अगर ध्रुवित प्रकाश 90 डिग्री का, इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो वह है अल्फा किरणें। कौन है? अल्फा किरणें। अगला प्रश्न है 32 नंबर की किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर करती है। तो चाल किस पर निर्भर करती है? तो चाल निर्भर करती है इसकी तीव्रता पर। किस पर? इसकी तीव्रता पर। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश वैद्युत धारा होगा। प्रकाश वैद्युत धारा क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी गतिमान कण से समृद्ध डी ब्रॉगली तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है। मतलब डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है, तो वो करती है आवेश पर। किस पर? आवेश पर। अगला प्रश्न है कि फोटोन की गतिज द्रव्यमान का सूत्र क्या है? फोटोन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र क्या है? तो इसका जो सूत्र होता है, अगर आप पढ़े होंगे, तो एच बी बाई सी स्क्वायर। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि यदि समान फोकस दूरी अगर एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हों, तब की फोकस दूरी होगी। फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी होगा एफ बटा टू। क्या होगा? एफ बटा टू। सी आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न देखिएगा कि एक उत्तल लेंस की क्षमता अगर दो डायोप्टर है, उत्तल लेंस की क्षमता कितना है? दो डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो अगर दो डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी जो होगा वो क्या होगा? 50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा रंगीन विपतन को कम करने के लिए लेंस उपयोग किया जाता है? मतलब कौन सा लेंस को उपयोग किया जाता है जो रंग को कम करता है? तो वो है अवकरण संयोग। अगला प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस को किसी द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होता है, तब इसकी फोकस दूरी क्या होगा? तब इसकी फोकस दूरी जो है वो होगा अनंत। क्या होगा? अनंत होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं। साबुन का बुलबुला क्यों रंगीन दिखाई देता है? किस घटना के कारण? व्यक्तिकरण है, विवर्तन है, परावर्तन है, धूर्वन है? किस घटना के कारण? तो व्यक्तिकरण के कारण जो होता है साबुन का जो बुलबुला है वो रंगीन दिखाई पड़ता है। कौन सा घटना के कारण? तो व्यक्तिकरण के कारण दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे ध्रुवित नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में किसे ध्रुवित नहीं किया जा सकता है? ध्वनि तरंग को, प्रकाश तरंग को, रेडियो तरंग को या एक्सरे को? तो मेरे प्यारे बच्चों इसको ध्वनि तरंग को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि एक व्यक्ति
दूर डायोप्टर क्षमता का चश्मा वाला लेंस, चश्मा मतलब लेंस, चश्मा में क्या प्रयोग कर रहा है, लेंस प्रयोग करता है, तो उसका दृष्टि दोष क्या होगा, उसका दृष्टि दोष क्या होगा, तो क्या निकट दृष्टि दोष होगा या दूर दृष्टि दोष या उजारा या अभिबिंदुकता। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक व्यक्ति दूर डायोप्टर क्षमता वाला अगर चश्मा मतलब लेंस का अगर प्रयोग करता है तो उसका दृष्टि दोष जो होगा वो होगा दूर दृष्टि दोष, मतलब इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि जब सिलिकॉन में बोरॉन को अशुद्धि के रूप में अगर मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ क्या होंगे, परिणामी पदार्थ क्या होंगे, एन प्रकार का अर्धचालक होगा। आप पढ़े होंगे कि अगर सिलिकॉन में बोरॉन को अशुद्धि के रूप में अगर मिलाया जाता है तो आपको जब हम पढ़ा रहे होंगे एन टाइप और पी टाइप, जिस समय हम पढ़ाए इस पर वीडियो है, आप जाकर देख लीजिएगा एन टाइप और पी टाइप, उसमें यह बात बताया गया था कि जब सिलिकॉन में बोरॉन को अशुद्धि के रूप में अगर मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ जो है पी प्रकार का अर्धचालक होता है। किस प्रकार का, पी प्रकार का अर्धचालक होता है। अगला प्रश्न है कि एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, क्या होते हैं, अगर एन प्रकार का अर्धचालक होगा तो क्या होगा, तो होल होगा। कई बार प्रश्न पूछ चुका है, होल याद रखिएगा इसको। अगर एन प्रकार का है तो होल, अगर पी प्रकार का है तो क्या होगा, छिद्र होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा लॉजिक गेट तभी सही निर्गम देता है जब निवेश भिन्न हो। आप लॉजिक गेट पढ़े होंगे जिसमें और, एंड, नॉट, नॉर, नैंड, ये 5 आप गेट पढ़े होंगे। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा लॉजिक गेट तब ही सही निर्गम देता है जब निवेश भिन्न हो। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों हमको लगता है कि मिस्टेक हो गया है, एक्स के जगह नोड हो सकता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पस अभिनत डायोड होता है, पस अभिनत डायोड होता है, तो पस अभिनत डायोड जेनर डायोड को बोलते हैं, एलईडी को कहते हैं, या फिर फोटो डायोड को कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर पस अभिनत डायोड की बात की जाए तो वो एक हो जाता है जेनर डायोड और फोटो डायोड दोनों। इसका आंसर जो होगा डी होगा, क्या होगा, डी होगा। अगला प्रश्न है कि नैंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या है। नैंड गेट का बूलियन व्यंजक आप लोग बताइए क्या होता है। नैंड गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है a इंटू बी के रेक्रीन इक्वल टू वाई, मतलब इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, क्या होगा, ए होगा। अगला प्रश्न है कि अगर फाइबर ऑप्टिकल संचार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है। अगर फाइबर ऑप्टिकल संचार में किस प्रकार के तरंगों का उपयोग किया जाता है, इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसका जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंगे, क्या होंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। अगला प्रश्न है कि अगर टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन सी आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है, बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा, टीवी अगर आप देखते होंगे प्रसारण तो इसमें आवृत्ति प्रास का उपयोग किसके लिए होता है, बताइए, ए बी सी डी का होगा। इसका जो आंसर होगा 30 से लेकर 300 MHz। लास्ट प्रश्न है इस क्लास का मेरे प्यारे बच्चों, एक ही तत्व के समस्थानिकों के मुख्य अंतर क्या हैं, बताइए, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या या परमाणु की संख्या। तो एक तत्व के समस्थानिकों के बीच मुख्य अंतर जो होता है वो न्यूट्रॉन की संख्या होता है, क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या होता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में कल मिलते हैं इससे आगे, इसके लिए धन्यवाद।